नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। आप सभी का स्वागत है प्रचंड प्रयास से ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं विभा त्रिपाठी आप सभी के सामने हैं, आपकी हिंदी की टीचर। आज हम लोग बात करेंगे पंचवटी चैप्टर की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? पंचवटी चैप्टर की, जिसको लिखा है हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने। ठीक है, जिसके रचयिता कौन है? हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। देखिए, ये जो हम लोग पहले इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं कि ये मैथिली शरण गुप्त जी ने चैप्टर लिया कहाँ से है। ये चैप्टर हमारा महाकाव्य रामायण से लिया गया है। जब भगवान राम, सीता तथा भैया लक्ष्मण के साथ पंचवटी में रहते हैं, वहां से गुप्त जी की या कवि जी की क्या है, कल्पना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वहां की पंचवटी की सुंदरता के बारे में मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या कल्पना की है। देखिए, पहला हमारा क्या है? पहला हमारा पद है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अमन और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरबी मंद हवा के झोंकों से। देखिए, पहले पद में मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या किया है? जो पंचवटी की सुंदरता है, पंचवटी की सुंदरता के बारे में वर्णन किया है। सबसे पहले उन्होंने जो 13 साल उन्होंने पंचवटी में बिताया। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो भगवान राम का वनवास 14 साल का था, लेकिन हम 13 साल इसलिए करें क्योंकि जो आखिरी का साल था उसी में युद्ध हुआ था। मैक्सिमम इन्होंने टाइम कहाँ पे बिताया था? हमारा पंचवटी में बिताया था। तो कवि एक जो हमारे गुप्त जी हैं, जो हमारे कवि हैं, वो क्या कर रहे हैं? पंचवटी की एक शाम की कल्पना कर रहे हैं कि वो रात कैसी है, वो शाम कैसी है। तो उन्होंने क्या लिखा है? चारु चंद की चंचल किरणें। चारु मतलब सुंदर, ठीक, सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें कहाँ पड़ रही है? जल थल में। मतलब जो वहां पे तालाब है, झीलें हैं, पृथ्वी है, सभी में क्या समान भाव से पड़ रही हैं। किसकी किरणें? चंद्रमा की किरणें समान भाव से पड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है वो क्या कर रही है? वो खेल रही हैं, पृथ्वी पे खेल रही हैं, हमारे किसमें खेल रही हैं? जमीन पे खेल रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो हमारी जो किरणें हैं, जो हमारी चांदनी है, वो समान भाव से कहाँ पड़ रही है? हमारे पृथ्वी पे पड़ रही है और जल में पड़ रही है। आगे वो वर्णन करते हैं, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। जो चंद्रमा की सुंदर चांदनी है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? धरती से लेके आसमान तक, चारों दिशाओं में क्या है? जो हम चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी है वो फैली हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। और पंचवटी में ऐसा लग रहा है कि जो छोटे छोटे जो घास है, जो हरी हरी घास है, वो रोमांचित हो रही है। और ऐसा लग रहा है उन घास के तिनकों से जो धरती है वहां की, जो पृथ्वी है वहां की, वो रोमांचित हो रही है, हर्षित हो रही है। क्यों? क्योंकि उस पंचवटी में कौन इस टाइम है? भगवान राम, स्वयं भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ है। तो जो पंचवटी की धरती है वो क्या है? काफी आनंदित हो रही है। आगे वर्णन करते हैं, मानो झूम रहे हैं तरबी मंद हवा के झोंकों से। वो गुप्त जी कहते हैं कि वहां के जो पौधों को ऐसा लग रहा है कि जो हवा है और जो पौधे वो क्या है? झूम रहे हैं। जो वहां के पेड़ हैं वो क्या है? झूम रहे हैं, खुशी के मारे क्या है? झूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान राम जो है वहां पे इस टाइम विराजमान है। आगे वर्णन करते हुए देखिए, जो हम लोगों के जो पद आते हैं, जो एग्जाम में आते हैं, इसमें सबसे पहले मतलब पूछता है एग्जामिनर कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो आप लोग अगर संदर्भ लिखेंगे तो आप लोग क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, ये इसका संदर्भ हो जाएगा। अगर प्रसंग की बात करें तो यहाँ कवि ने पंचवटी की प्राकृतिक सौंदर्यता का क्या है? वर्णन किया है। ठीक, प्रसंग क्या है इसका? पंचवटी की प्राकृतिक सौंदर्यता का वर्णन किया है। व्याख्या अभी हमने जो आप लोगों को बताई है वो आप लोग क्या कीजिए? व्याख्या नोट कीजिए। उसके बाद अगर काव्य सौंदर्य की बात करें तो भाषा जो है, इस पद की भाषा क्या है? खड़ी बोली है। और अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है और मानवीकरण है। देखो, अनुप्रास कहाँ पे है? देखो यहाँ पे क्या है? चारु चंद की चंचल किरणें, चा वर्ण की आवृत हो रही है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। किसी एक वर्ण की आवृत 2 या 2 से अधिक बार हो तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, और जहां पे मनु मानो जनु जानो शब्द आ जाते हैं तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अगर हम लोग
अगर हम लोग इस लाइन में बात करेंगे तो इस लाइन में कौन सा अलंकार है हमारा, उत्प्रेक्षा अलंकार, और इस लाइन में हमारा कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। और यहाँ पे मानवीकरण अलंकार भी है। कैसे, देखो पृथ्वी को किससे तुलना की गई है, इंसान से तुलना की गई, मतलब पृथ्वी क्या हो रही है, प्रसन्न हो रही है। और जो इसके जो घास है, हरी हरी घास है, इसकी तुलना किस चीज से की गई है, इंसान के रोम से की गई है, रोए से की गई है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड लाइन में कौन सा अलंकार है, हमारा मानवीकरण अलंकार है। ठीक, यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पद की। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए ये हमारा क्या है, पंचवटी का पूरा सीन है। ये माता सीता है, ठीक है। ये क्या है, ये कुटी बनी हुई है, ठीक, ये कुटी बनी हुई है। ये हमारे राम और लक्ष्मण है। ये सीन है वहां का, जिसकी कल्पना कौन कर रहे हैं, हमारे गुप्त जी कर रहे हैं। देखो कल्पना करते हुए गुप्त जी आगे लिखते हैं, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। जग जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सी बना दृष्टिगत होता है। देखो यहाँ पे जो हमारे कवि हैं वो लक्ष्मण भैया क्या हैं, वो जग रहे हैं, ठीक है। जो हमारे लक्ष्मण भैया क्या हैं, वो जग रहे हैं। तो उनका वर्णन करते हैं, वो आश्चर्यचकित हैं ये कि जो हमारी पंचवटी है, जो कुटिया है, कौन जग रहा है वहां पे। यहाँ पे जो कवि है वो कल्पना में खुद से ही प्रश्न करता है। कैसे करता है, देखिए देखो, पंचवटी की छाया में, अभी पिछले पद में कवि ने कल्पना की थी पंचवटी की सुंदरता की। उसके बाद कवि कल्पना कर रहा है कि जो उसकी छाया है उसमें सुंदर पर्ण कुटीर बना, मतलब पत्तों से, घास फूस से एक बहुत ही सुंदर कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। और उसके सामने जो कुटी है, कुटी के सामने क्या है, एक पत्थर पड़ा हुआ है, स्वच्छ स्वच्छ शिला पड़ी हुई, उस पे क्या, उस पे एक व्यक्ति बैठा है। वो व्यक्ति देखने में कैसा प्रतीत हो रहा, धीर, धीर मतलब धैर्यवान, ठीक है। वीर मतलब वीर पुरुष है कोई, निर्भीक जिसे किसी चीज का भी डर नहीं है। तो कवि कल्पना कर रहा है कि ये जो सुंदर पंचवटी है उसमें क्या है, पत्तों से बनी हुई एक बहुत सुंदर कुटिया है। उसी कुटी के सामने एक व्यक्ति बैठा है और जिसको देख के ऐसा क्या लग रहा है कि वो बहुत धैर्यवान है और क्या है, वीर है। और उसके साथ साथ क्या है, इसी किसी भी चीज का भय नहीं है। अब कभी कल्पना कर रहे हैं, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, मतलब लक्ष्मण जी के हाथ में क्या है, धनुष बाण है। तो कभी यहाँ से ये पहचान जाते हैं कि है तो कोई धनुर्धर ही, तभी तो उसके हाथ में धनुष बाण है। तो कभी खुद से प्रश्न करा, यह कौन है जो जाग रहा है जबकि भुवन भर सोता है। मतलब इस टाइम तो पूरा संसार सो रहा है, जो रात्रि का समय है, इस टाइम तो पूरा संसार सो रहा है, फिर ये व्यक्ति क्यों जाग रहा है अकेले पंचवटी के जंगल में कुटी के सामने, ये व्यक्ति क्यों जाग रहा है। और लक्ष्मण जी के ही वर्णन करते हुए आगे लिखते हैं, वो भोगी कुसुमा युद्ध योगी सी बना दृष्टिगत होता है। मतलब गुप्त जी को क्या लगता है कि जो व्यक्ति बैठा है उसे कहाँ होना चाहिए, उसे राजमहल में होना चाहिए, ठीक है। किसके समान है, वो कामदेव के समान है। मतलब लक्ष्मण जी इतने सुंदर हैं जिनकी तुलना किससे की है, कामदेव से की है। कि क्या है ये, जिसके हाथ में कैसा धनुष होना चाहिए, फूलों का धनुष होना चाहिए, और ये कैसा है, राजमहल में होना चाहिए। फिर ये योगी सा क्यों प्रतीत हो रहा है, यहाँ अकेले निर्जन वन में क्यों बैठा है। ये क्वेश्चन मैथिली शरण गुप्त खुद से कर रहे हैं, ठीक। खुद से जो हमारे कवि कल्पना कर रहे हैं वो खुद से प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए इस पद का हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्रसंग देख लेते हैं और काव्य सौंदर्य देख लेते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में प्रसंग और काव्य सौंदर्य हमेशा लिखने के लिए आता है। देखो संदर्भ तो हमारा वही रहेगा, जो पीछे पद में था वही हमारा संदर्भ रहेगा। पूरे चैप्टर में संदर्भ सेम ही रहेगा। अगर हम लोग बात करें प्रसंग की, तो इसमें क्या है, इसमें प्रहरी के रूप में लक्ष्मण की सुंदरता का वर्णन किया है। गुप्त जी ने क्या किया, प्रहरी के रूप में लक्ष्मण जी की सुंदरता का वर्णन किया है। अगर हम लोग काव्य सौंदर्य की बात करें, काव्य सौंदर्य में हम लोग लिखेंगे भाषा क्या है, खड़ी बोली है। अलंकार क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और रस क्या है, शांत। शांत क्यों है, क्योंकि वहां एकदम शांत माहौल है, न कोई श्रृंगार रस है न कोई वीर है, एकदम माहौल क्या है, रात्रि का शांत है। इसीलिए यहाँ पे रस क्या हो जाएगा, हमारा शांति रस हो जाएगा। आगे देखिए कवि कल्पना क्या करता है,
किस व्रत में है व्रती वीर, यह निद्रा का यो त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। अब जो हमारे कवि हैं वो कल्पना क्या कर रहे हैं कि ये अगर इसका तन और मन धन सब इसकी रक्षा में लगा है, इस कुटिया की रक्षा में लगा है, तो कुछ न तो उस कुटिया में होगा ही। तो वही कवि कल्पना करें, किस व्रत में व्रती वीरिया, ये जो वीर है, ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है, ये जो वीर बैठा है, ये कौन सा प्रण लेके बैठा है। निद्रा का यो त्याग किया, मतलब जब पूरा संसार सो रहा है तब इसने अपनी नींद को त्याग दिया है। कौन सा व्रत इसने लिया है कि जिसने अपनी नींद को ही खो दिया है। राजभोग के योग्य विपिन में, मतलब जो व्यक्ति राजभोग के योग है, मतलब महलों में रहने लायक है, वो बैठा कहाँ है, विपिन में बैठा आज विराग लिए, मतलब वैराग्य धारण करके बैठा है, जिसे होना कहाँ चाहिए था, जिसे होना चाहिए था राजमहल में। बना हुआ है प्रहरी जिसका, यहाँ पे भी क्या है, कवि क्या कर रहा है, खुद से ही प्रश्न पूछा है, इस कुटी का ये प्रहरी क्यों बना हुआ है, उस कुटीर में क्या धन है, ऐसा कौन सी चीज उस कुटिया में है जिसका ये क्या है, प्रहरी बना हुआ, जिसका ये अपनी नींद को त्याग करके क्या कर रहा है, पहरा दे रहा है। आखिर उस कुटी में क्या है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन मन है जीवन है, मतलब पूरे तन मन धन से ये क्या कर रहा है, उस कुटिया की, इस जंगल में रक्षा क्यों कर रहा है। आखिर इस कुटिया में कौन सी चीज है, कौन सा धन है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं, इसके भी हम लोग देख लेंगे, क्या प्रसंग देख लेंगे और काव्य सौंदर्य देख लेंगे। अगर हम लोग प्रसंग की बात करें तो क्या है, यहाँ पे राम और सीता की कुटी पर पहरा देते हुए लक्ष्मण की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, किसकी विशेषता पर प्रकाश डाला गया, लक्ष्मण की विशेषता पर प्रकाश डाला गया। अगर हम लोग काव्य सौंदर्य की बात करेंगे तो भाषा क्या है, खड़ी बोली है, अलंकार क्या है, अनुप्रास है, रस क्या है, अद्भुत। अद्भुत क्यों है, क्योंकि कवि खुद से क्वेश्चन कर रहा है कि आखिर ये क्या है, ये व्यक्ति यहाँ क्यों बैठा है। अगर हम लोग गुड़ की बात करेंगे तो ओज है। हमने अभी बताया जो हमारा संदर्भ है वो सारी पंक्तियों में क्या है, सेम रहेगा। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं कि आगे कवि क्या कल्पना करता है। देखो, अब कवि क्या कह रहा था, कवि कंफ्यूज था कि क्या धन है। अब उसे इस चीज का आंसर मिल जाता है। ठीक, क्या लिखा हुआ, मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कवि को अपने प्रश्न का, जो कब इतनी देर से परेशान था, कंफ्यूज था, उसको क्या है, यहाँ पे अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। मृत्युलोक मालिन्य मेटने, मतलब मृत्युलोक क्या है, जहाँ पे जन्म के बाद मरण जरूरी है। ठीक है, व्यक्ति क्या होता है, जब जन्म लेता है तो उसी के साथ क्या होता है, उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। तो मृत्युलोक का मालिन्य मेट ले, मतलब मृत्युलोक के दुखों को खत्म करने, ईर्ष्या है, दुख है, इन सब चीजों को खत्म करने कौन आई है, स्वामी संग जो आई है, मतलब अपने पति के साथ आई है। कौन आई है, सीता जी आई है। किसके साथ, अपने पति राम के साथ आई है, मतलब भगवान राम के साथ आई है। तीन लोक की लक्ष्मी ने यहाँ आज कुटी आज अपनाई है, मतलब अभी तक जो हमारा कवि था वो क्या कर रहा था, खुद से ही प्रश्न पूछ रहा था, ये कौन सा धन है। अब क्या, तीन लोक की लक्ष्मी ने, कवि क्या कहता है, अरे यहाँ पे तो तीनों लोक की लक्ष्मी है, मतलब विष्णु जी की पत्नी स्वयं लक्ष्मी जी हैं, जो किसका रूप धारण किए, सीता जी का रूप धारण किए हैं। कुटी आज अपनाई है, आज इसमें कौन है, इसमें तीनों लोक की स्वामिनी, ये तीनों लोक की लक्ष्मी स्वयं सीता जी, ये स्वयं लक्ष्मी जी ने क्या है, आज इस कुटी में लक्ष्मी जी पधारी हैं। वीर वंश की लाज यही है, मतलब एक सूर्य वंश की या इच्छाक वंश की लाज यही है। इच्छाक वंश उस टाइम बहुत ज्यादा प्रतापी वंश माना जाता था, बहुत अच्छे वहां पे उस वंश में राजा हुए। तो क्या है, वीर वंश की लाज यही है, जो इच्छाक वंश है, ये सूर्य वंश है, उसकी लज्जा क्या है, इस कुटी के अंदर है। फिर क्यों वीर न हो पहरी, फिर उसकी सुरक्षा में इस तरीके का कोई वीर पहरा क्यों न दे रहा हो। ऐसी लक्ष्मी के लिए क्या है, ऐसा ही वीर होना चाहिए। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। विजन देश है, विजन का मतलब जहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो कहाँ पे है ये लोग,
जहाँ पे कोई नहीं रहता, अर्थात जंगल में। निशा शेष है और रात्रि क्या है, अभी बाकी है। निशाचरी माया ठहरी, और आसपास क्या है, राक्षस घूम रहे हैं, राक्षस भ्रमण कर रहे हैं, पता नहीं वो कौन सी माया का प्रयोग कर दे। तो इसीलिए कौन पहरा दे रहा है, हमारा कौन पहरा दे रहा है, लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं रात में जाके। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं, संदर्भ इसका वही रहेगा। प्रस्तुत पत्र हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी नामक अध्याय से लिया गया है। अगर हम लोग प्रसंग की बात करें तो देखो, कवि ने कुटी में अनुपम धन की महानता का वर्णन किया है। मतलब अभी तक जो गुप्त जी को कंफ्यूजन थी कि कौन सा धन है, अब उसके क्या है, उस धन की महानता का वर्णन किया है। मतलब लक्ष्मी जी की या सीता जी की महानता का वर्णन किया है, जिसकी रक्षा में व्रती लक्ष्मण एकाग्र मन से संलग्न है। अब तक गुप्त जी खुद से पूछ रहे थे कि ये इतने तन मन धन से इनकी रक्षा क्यों कर रहे हैं, इस कुटी की रक्षा क्यों कर रहे हैं। अगर हम लोग काव्य सौंदर्य की बात करेंगे तो भाषा हमारी वही खड़ी बोली हो जाती है। अलंकार क्या है, अनुप्रास है। रस क्या है, शांत है। क्यों, क्योंकि वहां पे कोई भी हलचल नहीं है। गुण क्या है, माधुर्य। शैली क्या है, चित्रात्मक है। इसके आगे देखते हैं कवि जो हमारे गुप्त जी की क्या कल्पना है। नेक्स्ट पद की बात करते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुगंध गंध, निरानंद है कौन दिशा। नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। देखिए अब कवि किस चीज की कल्पना कर रहा है, अब कल्पना कर रहा है भाग्य की, नियत की। क्यों, क्योंकि इसके बाद ही क्या होता है, सीता जी का हरण हो जाता है। मतलब इतना सुंदर माहौल है, जो पंचवटी में धरती भी खुश है, पौधे भी खुश है, जीव जंतु भी खुश है, चारों तरफ अच्छा माहौल है। उसके बाद क्या है, ये जो हमारी भाग्य है, भाग्य कैसा लेख लिख रही है कि आगे चल के क्या होता है, सीता जी का हरण हो जाता है। तो देखिए क्या लिखा है गुप्त जी ने, क्या ही स्वच्छ चांदनी है या, मतलब फिर यहाँ पे किस चीज का वर्णन कर रहा है, कुटी के आसपास की जो कुटिया है उसके आसपास की किस चीज का वर्णन करें, चांदनी के वर्णन करें। वर्णन करते हुए क्या करें, क्या ही स्वच्छ चांदनी है, मतलब कितनी सुंदर चांदनी फैली हुई है। क्या ही निस्तब्ध निशा, मतलब जो ये रात है कितनी शांत है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे रात कितनी शांत है, चारों तरफ चांदनी फैली हुई है स्वच्छंद सुगंध गंध, मतलब जो हवा है वो क्या है, स्वच्छंद है, मतलब मनमाने तरीके से बह रही है। और हवा में क्या है, एक सुगंध है, हवा में क्या है, एक सुगंध है। निरानंद है कौन दिशा, मतलब कवि क्या है, खुद से ही प्रश्न पूछते हैं कि इतने अच्छे माहौल में कौन सी दिशा आनंद नहीं है। मतलब उनका कहने का मतलब कि चारों दिशाएं क्या है, प्रफुल्लित हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं। तो कवि कहते हैं कि निरानंद है कौन दिशा, मतलब चारों दिशाएं क्या है, आनंदित हो रही हैं या प्रफुल्लित हो रही हैं। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। देखो यहाँ पे अगर अलंकार की बात करें तो मानवीकरण अलंकार आ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नियत को नटी के रूप में दर्शाया गया है। नटी कौन होती है, जो देखो आप लोगों ने देखा होगा, जो बंदर हमारा नचाता है या जो रस्सियों पे चलते हैं, इन सबको क्या कहा जाता है, नटी कहा जाता है। तो इसको भाग्य को किसके रूप में लिया है इन्होंने, नटी के रूप में। तो यहाँ पे हमारा अलंकार कौन हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाता है। मतलब बंद नहीं है अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, मतलब इतना अच्छा शांत माहौल है, सब आसपास खुशी है, हवा भी क्या है, सुगंधित, पवन बह रही है, चांदनी भी फैली हुई है। लेकिन जो भाग्य है वो क्या कर रहा है, वो क्रियाकलाप कर रहा है, मतलब लिख रहा है, लोगों के भाग्यों को लिख रहा है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। लेकिन ये कितनी शांत तरीके से लिख रहा है कि किसी को पता नहीं चल रहा है, हवा भी बह रही है, चांदनी भी फैली हुई है। मतलब कवि कहना चाहता है कि आगे क्या होगा, आगे सीता जी का हरण होने वाला है, लेकिन यहाँ पे किसी को क्या है, पता नहीं है। लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं, फिर भी क्या है, रात भर जो लक्ष्मण जी है जाके पहरा दे रहे हैं। वो 13 साल क्या है, सोए नहीं थे। लक्ष्मण जी जब से वन में गए थे तब से लक्ष्मण जी कभी भी सोए नहीं थे। क्यों, क्योंकि दिन में काम करते थे और रात में क्या था, रात में वो पहरा देते थे। मतलब इतने पहरे के बाद भी क्या है, सीता जी का हरण हो जाता है। तो वही जो हमारे गुप्त जी हैं वो लिखते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। मतलब इतने अच्छे माहौल में भी क्या है, जो भाग्य है वो अपना काम कर रहा है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। लेकिन ये कितने एकांत भाव से, कितनी चुपके से क्या है, लिख रहा है, जिसमें किसी को खबर नहीं है। देखो हम लोग अगर बात करते हैं
इसके अगर संदर्भ की बात करते हैं तो संदर्भ हमारा वही हो जाएगा, प्रस्तुत पद हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी नामक पाठ से लिया गया है। देखिए, जब आप लोग संदर्भ लिखिएगा तो आप लोग ऐसे ही संदर्भ लिखिएगा, पंचवटी को हाईलाइट कर दीजिएगा, क्योंकि हमने इसीलिए यहाँ पे क्या किया है, जो पाठ है उसके नाम को हाईलाइट कर दिया गया। देखो, अगर हम लोग प्रसंग की बात करें तो पंचवटी में फैली हुई चांदनी का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्या किया गया, पंचवटी में चांदनी का क्या है, वर्णन किया गया। देखो कहाँ पे किया गया है, ये हमारी क्या है, चांदनी फैली हुई है, और यहाँ पे क्या किया गया, पंचवटी की चांदनी का वर्णन किया गया है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, इसके काव्य सौंदर्य की बात करेंगे। देखो, जब हम लोग काव्य सौंदर्य की बात करेंगे तो भाषा क्या है, खड़ी बोली है। जितने भी पद पीछे आप लोगों ने देखे होंगे सब में भाषा हमारी क्या है, भाषा हमारी खड़ी बोली है। दो चीजें आप लोगों को सेम मिल रही होंगी, पहला तुम्हारा संदर्भ सेम मिल रहा होगा, और दूसरी क्या है, हमारी भाषा क्या है, सेम मिल रही होगी। अगर हम लोग बात करें अनुप्रास और रूपक, ठीक है, अनुप्रास और रूपक, देखिए रूपक अलंकार कहाँ पे है, नियत नटी। देखो ये क्या है, ये हमारा यहाँ पे कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक, क्यों, क्योंकि जो नियत को किस तरीके से बताया गया है, नटी के रूप में बताया गया है। किस तरीके से बताया, नटी के रूप में बताया गया है। और अगर हम लोग बात करें कि रस यहाँ पे कौन सा होगा, तो रस हमारा कौन सा होगा, शांत होगा। मैक्सिमम जो भी इसमें पद है उसमें जो हमारा रस है वो क्या है, वो शांत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हलचल नहीं है, तो हमारा जो रस हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। देखिए, अब यहाँ पे किस चीज की बात कर रही है, यहाँ पे गुप्त जी ने किसकी बात की है, सुबह होने वाली है, मतलब कल्पना करते करते क्या है, सवेरा होने वाला है। तो कवि क्या कहता है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। देखो, जब सब सो जाते हैं, मतलब शाम हो जाती है, तो क्या करती है, जो हमारी पृथ्वी होती है वो मोतियों को बिखेर देती है। कैसे, दो तरीके से बिखेर देती है, ओस के रूप में जमीन पे बिखेर देती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो क्या करती है, मोतियों को ऊपर फेंक देती है और आसमान में मोती चमकने लगते हैं। आसमान में मोती कैसे, जो तारे होते हैं उनको कवि ने किस तरीके से लिया है, मोतियों की तरीके से। मतलब क्या होता है, जब शाम होती है तो क्या होता है, तारे आ जाते हैं, सूर्य की रोशनी में हमारे तारे दिखाई नहीं पड़ते। तो कवि कल्पना करता है कि जब सब सो जाते हैं या शाम हो जाती है, तो जो हमारी पृथ्वी है वो क्या करती है, वो मोतियों को बिखेर देती है। मतलब कहाँ कहाँ पे, जमीन पे बिखेर देती है और आसमान पे बिखेर देती है। अगर हम लोग जमीन पे बात करें तो ओस रूपी मोतियों की बात की गई है, और आसमान में तारों रूपी मोतियों की क्या है, बात की गई है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर। देखो कवि क्या कह रहा है कि जो सूर्य है वो क्या करता है, जब सुबह होती है तो उनको क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है। कैसे इकट्ठा कर लेता है, देखो जो हमारी ओस की बूंदें होती है वो क्या होंगी, गर्मी पाके सूर्य की किरणों की वजह से क्या होंगी, गर्मी की वजह से सूख जाती हैं, और जो हमारे तारे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की वजह से दिखाई नहीं देते हैं। तो कवि हमारा कह रहा है कि ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है कि जब सुबह होती है तो जो हमारा सूर्य है वो क्या करता है, इन मोतियों को क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है। ठीक, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, मतलब अपनी प्रेमिका कौन, संध्या को ये दे जाता है। देखो जब व्यक्ति काम करके घर जाता है आराम करने के लिए, तो कहाँ जाता है, अपने घर जाता है, अपनी प्रेमिका के पास जाता है, अपनी पत्नी के पास जाता है। ऐसे ही सूर्य, यहाँ पे कवि ने कल्पना की है कि सूर्य आराम करने के लिए कहाँ जाता है, संध्या के पास जाता है। कहाँ जाता है, संध्या के पास जाता है। तो क्या कह रहा है, और विराम दायिनी अपनी, मतलब अपनी प्रेमिका या अपनी पत्नी संध्या को दे जाता है। मतलब जो भी वो मोती सुबह उठ के बटोर लेता है, उसको लगता है कि पृथ्वी ने मोती फैला के रखे हैं। जब सूर्य क्या करता है, इनको बटोर लेता है, तो ये किसको दे जाता है, अपनी प्रेमिका विराम संध्या को ये क्या करता है, दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। देखो जो संध्या क्या है,
उसका कलर कैसा है, हमारा श्याम है, मतलब काली है। शाम क्या होती है, शाम हमारी काली होती है, तो उसका कलर हमारा कैसा है, श्याम है, मतलब कृष्ण वर्ण का है, ये काला है। वो क्या करती है, वो उनको फिर धारण कर लेती है, उन मोतियों को क्या करती है, धारण कर लेती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब शाम होती है तो क्या धीरे धीरे फिर से ओस पड़ने लगती है, और तारे हमारे आसमान में क्या आते हैं, फिर से चमकने लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो संध्या है, जो शाम है, वो क्या कर रही है, इन मोतियों को अपने ऊपर धारण कर लेती है, जिससे उसका क्या होता है, नया रूप छलकाता है, मतलब वो और भी सुंदर लगने लगती है। मतलब सफेद सफेद ऐसा लगता है कि किसी काली स्त्री के ऊपर क्या सफेद सफेद मोती है। ठीक है, उसने क्या किया, सफेद मोतियों से अपना श्रृंगार करके रखा है। देखो हम लोग बात करेंगे इसके संदर्भ की बात करेंगे, तो संदर्भ हमारा क्या है, प्रस्तुत पद हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी नामक पाठ से लिया गया। फिर वही हमारा क्या संदर्भ सेम है, संदर्भ हमारा सेम रहेगा, जितने भी पद हैं इसमें, उसमें क्या होगा, उसमें हमारा संदर्भ सेम ही रहेगा। जैसे हमने ये लाइन आप लोगों को सभी में क्या है, सेम मिली होगी। अगर हम लोग प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पद में पंचवटी की प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया गया है। पंचवटी की क्या किया गया, प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया गया। मतलब पंचवटी में जब सूर्य उगता है, पंचवटी में जब क्या होते हैं, ओस की बूंदें पड़ती हैं, पंचवटी में जब शाम होती है, पंचवटी में जब क्या होते हैं, आसमान में तारे होते हैं, तो उसकी शोभा का कवि ने क्या किया है, वर्णन किया है। ठीक है, उसकी शोभा का क्या किया है, कवि ने वर्णन किया है। अब अगर हम लोग काव्य सौंदर्य की बात करेंगे तो हम लोग भाषा देखेंगे कैसी है, हमारी खड़ी बोली है। भाषा हमारी कैसी है, खड़ी बोली है। अगर हम लोग बात करेंगे अलंकार की, तो अलंकार यहाँ पे कौन सा है, अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार क्यों है, देखो यहाँ पे जो तारों और ओस की बूंदों की तुलना किससे की गई है, मोतियों से की गई है, मोतियों से की गई है। और संध्या को क्या बताया गया है, संध्या को सूर्य की विरामदायिनी या सूर्य की प्रेम का बताया गया। तो ये भी चीजें यहाँ पे अतिशयोक्ति है। यहाँ पे दो अलंकार हो सकते हैं, एक हमारा अतिशयोक्त, दूसरा हमारा मानवीकरण। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि सूर्य, पृथ्वी और संध्या की बात न होके किसकी बात हो रही है, किसी पति पत्नी या प्रेमी और प्रेमिका की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे दो अलंकार हो जाते हैं, पहला तो हमारा अतिशयोक्ति हो जाता है और दूसरा हमारा कौन सा हो जाता है, मानवीकरण अलंकार हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे कि गुण हमारा कौन सा, गुण हमारा प्रसाद है। ठीक है, छंद हमारा कौन सा है, मात्रिक है, और शैली हमारी कौन सी है, वर्णात्मक शैली है। ठीक है, शैली हमारी कौन सी है, वर्णात्मक शैली है। अब हम क्या करते हैं, यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आगे की बात करेंगे। आप लोग प्रचंड प्रयास के साथ हमेशा बने रहिए। जिसने भी चैनल को लाइक नहीं किया है वो चैनल को लाइक कर ले, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो क्या करे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप लोग अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो हिंदी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।